हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है अभी 9 मई को, कॉमर्स का। उसके कुछ टॉप एमसीक्यूज करेंगे इस वीडियो में। हम 40 एमसीक्यूज करेंगे, तो आप अच्छे से इनको देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रिस्क दैट arises due to macroeconomic factors such as inflation, interest rate changes, political instability and cannot be eliminated through portfolio diversification। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। बिकॉज दो तरीके के रिस्क होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। तो जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, वो आपके होते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, और वही आपसे पूछा गया था। सेकंड है आपका, विच डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स, जिसमें सक्सेस के चांस बहुत कम होते हैं, वो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक रोड पर होने वाले एक्सीडेंट, एक जो बुक है उसमें कितने आपके वो निकल सकते हैं, मिस्टेक्स, एरर, ये सब मतलब सक्सेस के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूज्ड व्हेन डेटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नो। when variables are quantitative, no। when population is not normally distributed, ये बिल्कुल ठीक बात है, उसी समय हम रैंक कोरिलेशन का यूज करते हैं। सैंपल साइज इज लार्ज, वहां भी ये यूज नहीं होता है, स्मॉल के लिए होता है। तो सी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा, जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, an insurance company observes that on average two accident claims are filed per day. The probability of more than one claim occurring in a very short interval of time is negligible। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेस के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, उसको बोलते हैं हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको मैचिंग करनी है। रिग्रेशन किससे मैच होगा? रिग्रेशन दिया है सर फ्रांसिस गाल्टन ने। एंड टी टेस्ट आपका मैच हो जाएगा प्रोफेसर गॉसिट से। एंड काई स्क्वायर टेस्ट कार्ल पियर्सन के द्वारा है, और एफ टेस्ट आर ए फिशर, ये इनके द्वारा पॉपुलराइज किया गया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैंपल साइज। ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और सैंपल साइज भी मैटर करता है अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है, यानी तो पहला वाला गलत हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एसडी पॉपुलेशन के एसडी से कम होता है, ये बात ठीक है। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज अ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर विद अ 0.65 इंडिकेट? प्लस है तो ये आपको बता रहा है मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर 0.75 से ज्यादा होता तो हाई डिग्री होता है ये, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट है 0.65। नेक्स्ट पूछ रहा है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंसेस इज 6 एंड देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विद 8 आइटम्स ईच, व्हाट वुड बी द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन? तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n² - 1। ये फॉर्मूला आप पुट करोगे तो 1 - 6, आपको डेविएशन दे रखे हैं पहले से ही, स्क्वायर्स ऑफ रैंक डिफरेंसेस। तो ये आपको दे रखा है 6, एंड n आपको 8 दे रखा है, तो n² - n होता है यहाँ पर। सॉरी, n³ - n हो जाएगा अगर हम बाहर फॉर्मूला लिखते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं n² - 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ n की जगह 8 वैल्यू पुट कर देना आप। 8 - 36 अपॉन ये 512 -8, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो 0.93 अप्रोक्स आएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला याद रखना है, आपकी कैलकुलेशन तो आप एग्जाम में कर ही लोगे इजीली। बाकी द एवरेज मार्क्स इन स्टैटिक्स ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 58, और a new student took admission with 62 marks whereas two existing student left the college। तो उनके मार्क्स 30 एंड 29 थे। देन द एवरेज मार्क्स ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, पहले सम निकाल लो। सम आ जाएगा टोटल मार्क्स का 580, और उसमें से ये जो -30 और 29 माइनस कर दो, तो 59 टोटल माइनस होगा, ये आपका बचेगा 521। चेक करके देख लीजिएगा एक बार। यस, 521 है। इसमें ये जो नया ऐड हुआ है 521 प्लस 62, इसको ऐड कर दो तो ये बन जाएगा आपका 38583, और स्टूडेंट हमारे पास रह जाएंगे 9,
क्योंकि दो छोड़ गए, एक आया है, तो 9 रह जाएंगे, इसको आप ऐड कर लो, तो ये 64.78 समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू, तो गिवन ऑप्शंस में से नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू अ सुपीरियर, ये स्पेन ऑफ कंट्रोल बताता है कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है, तो बी आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, इन कंट्रोलिंग फंक्शन फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कब होता है? फीड कंट्रोल जब बिफोर एक्चुअल परफॉर्मेंस हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और हेलो इफेक्ट reduces द ऑब्जेक्टिविटी इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, यस। हेलो इफेक्ट और हॉर्न्स इफेक्ट होते हैं। हेलो और हॉर्न्स, हॉर्न्स में आप क्या करते हो, एक की पॉजिटिव ट्रेट देख के उसके सारे बात बोल देते हो कि ये अच्छी है। हेलो उल्टा है, कि नेगेटिव देख के उसको आप जज करते हो कि ये अब एक चीज में खराब है तो सब में ही खराब होगा। reduces ऑब्जेक्टिविटी इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, यस। हेलो इफेक्ट अकर्स व्हेन रिसेंट परफॉर्मेंस डोमिनेट, नो। ये हॉर्न्स की बात कर रहा है, तो असर्शन ट्रू है, बट रीजन फॉल्स है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A project manager in an IT firm gain influence over team members, but not because of their formal position, but because the team trust their technical expertise. Keyword है ये, often seeks their guidance to solve complex coding issues. Meanwhile, जो another manager है, मोटिवेट करता है टीम बाई द प्रॉमिसिंग बोनसेस इंसेंटिव्स, तो रिवॉर्ड दे रहा है। बहुत सिंपल है, कौन सी पावर्स की बात हो रही है? फर्स्ट में टेक्निकल एक्सपर्ट एक्सपर्ट पावर की बात हो रही है, सेकंड में बोनस इंसेंटिव देने की बात कर रहा है, रिवार्ड पावर है, तो बी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बार्स जो आपका उसकी फुल फॉर्म है आपका बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ये भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा एग्जाम के लिए। और ये पूछ रहा है इसके बारे में कि कंबाइंस द फीचर ऑफ बेस्ट टू मेथड्स, तो इसमें ग्राफिक रेटिंग स्केल होता है और क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, दोनों ही ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक है, दोनों को कंबाइन करके दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को बार्स बनाया गया है। बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। इंक्रीजिंग सैलरी ऑलवेज इंक्रीजेज एम्प्लॉय मोटिवेशन, ऐसा नहीं है, अगर आप हर बार सैलरी बढ़ाओगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। सैलरी इज क्लासिफाइड एज अ हाइजीन फैक्टर, यस। दो तरीके के होते हैं, हाइजीन और हर्जबर्ग ने बताया हुआ है ना, हाइजीन और मोटिवेटर्स डिमोटिवेटर्स, इस तरीके से। तो जो असर्सन है वो गलत है, लेकिन रीजन यहाँ पे ट्रू है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज विच इन्वॉल्व्स अ मेजर स्ट्रेटेजिक चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम प्लान प्रोग्राम्स, तो इसको हम बोलते हैं रीडायरेक्टिंग या रीओरिएंटिंग। जो आपने प्लान प्रोग्राम्स हैं उनमें आप स्ट्रेटेजिक चेंज कर रहे हो मेजर, तो रीडायरेक्टिंग या रीओरिएंटिंग कर रहे हो आप। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट जो नेशनलाइजेशन है वो 1969 में हुआ था, वेरी सिंपल है, यहाँ पे 14 बैंक्स का हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा ये तो। और 1980 में आपको पता है 6 बैंक्स का फिर हुआ था, तो टोटल 20 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। ये फेमस ईयर्स हैं दोनों, याद रखना। तो पहला 1969 में ही हो गया था, फेज वन ऑफ नेशनलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा इसका, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। लिक्विडिटी इन म्यूचुअल फंड मींस दैट इन्वेस्टर्स कैन, जब अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि हम जो उनकी यूनिट्स हैं उनको रिडीम कर सकते हैं इजीली एट एट द प्रिवेलिंग नेट एसेट्स वैल्यू। इसमें आप 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो, स्मॉल अमाउंट, और आप कभी भी रिडीम कर सकते हो इजीली, तो यही इसका एक लिक्विडिटी का मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसल नॉर्म्स, तो बेसल वन जो नॉर्म्स थी वो एम्स एट स्ट्रेंथनिंग बैंक्स कैपिटल एडुकेसी, बिल्कुल ठीक है। और बेसल थर्ड में हमने कैपिटल कंजर्वेशन बफर सीसीबी पढ़ते हैं हम, ये इंट्रोड्यूस हुआ था, बिल्कुल। बेसल नॉर्म्स आर एप्लीकेबल ओनली टू कोऑपरेटिव बैंक्स, ऐसा नहीं है, ये कॉमर्शियल बैंक्स के लिए है मेनली, और कॉर्पोरेट सारी बैंक्स को के लिए एप्लीकेबल होती है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। यहाँ पे ठीक हो जाएगा, थर्ड गलत है। बात कर रहा है बैंक्स कैन अचीव कैपिटल एडुकेसी बाई, तो हम कैपिटल एडुकेसी अचीव कर सकते हैं बाई इंक्रीजिंग ओन फंड्स एंड रेड्यूसिंग रिस्क वेटेड एसेट्स। बाकी आप सारे ऑप्शन देखोगे तो सब कहीं भी इससे रिलेट नहीं कर रहे हैं। रेड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, एक्सपेंडिंग ब्रांच नेटवर्क ऐसा भी नहीं है, इंक्रीजिंग शॉर्ट टर्म बोनस ऐसा नहीं है। आप अपने फंड बढ़ाओ और रिस्क वेटेड एसेट्स को कम करो, तो आप अपना कैपिटल एडुकेसी को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनी मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म, पहला ही बात गलत है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है। ट्रेजरी बिल्स और कॉमर्शियल पेपर्स मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिल्कुल ठीक है। तो असर्सन तो गलत हो गया यहाँ पे आपका, सी आंसर राइट है, वैसे असर्सन गलत है और रीजन ट्रू है।
नेक्स्ट बात करते हैं, अंडर विच फिलोसफी डू फर्म्स बिलीव कंज्यूमर्स विल बाई मोर इफ परसुएडेड थ्रू एग्रेसिव प्रमोशन। तो सेलिंग कंसेप्ट ये बात करता है। आप डिफरेंट, यहाँ पे हम मार्केटिंग फिलोसफीज पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट है ना, सेलिंग, मार्केटिंग, सोसाइटियल मार्केटिंग। तो ये जो लाइन लिखी गई है सेलिंग कंसेप्ट के बारे में है कि आप एग्रेसिव प्रमोशन के थ्रू उनको वो करोगे जो भी कस्टमर्स हैं परसुएड, और वो फिर आपके कस्टमर्स जो है वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। एडा, एडा भी एक मॉडल होता है एडवर्टाइजिंग में। तो वहां पे हम बात करते हैं अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ए फर्म बिलीव दैट कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट दैट ऑफर मैक्सिमम क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स, दिस रिफ्लेक्ट। तो ये हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट की। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की मैक्सिमम क्वालिटी की, परफॉर्मेंस की, इनोवेटिव फीचर्स की बात करते हैं इस कंसेप्ट में। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में वारंटी आती है, इंस्टॉलेशन आता है, आफ्टर सेल सर्विसेज आती है। पैकेजिंग ऑगमेंटेड नहीं, तो मेन प्रोडक्ट का ही पार्ट होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइसिंग आर करेक्ट। प्राइस इज अ मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट, बिल्कुल ठीक है। प्राइस को आप रेड्यूस इंक्रीज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल एलिमेंट है। प्राइसिंग डिसीजन डायरेक्टली अफेक्ट, यस, क्योंकि प्राइस से ही आपके प्रॉफिट डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मार्केट कंपटीशन, ऐसा नहीं है बिना कंपटीशन को देखे कैसे प्राइस आप वो कर दोगे सेट। तो फर्स्ट एंड सेकंड ही ठीक स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ठीक, सी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक स्ट्रेटजी होती है पुश स्ट्रेटजी इज इफेक्टिव व्हेन ब्रांड लॉयल्टी इज हाई, नो। पुश स्ट्रेटजी इफेक्टिव होती है व्हेन ब्रांड लॉयल्टी इज लो, जब ही तो मार्केट पुश करता है ना। तो ये गलत है। और रिटेलर्स एक्टिवली प्रमोटेड डिमांडेड ब्रांड्स, ये बिल्कुल ठीक है। जो डिमांडेड ब्रांड्स होती हैं उनको रिटेलर्स ज्यादा प्रमोट भी करते हैं। तो असर्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, लेकिन रीजन बिल्कुल सही बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, मतलब फर्म को कैसे हेल्प करता है। तो जो हम हेट्रोजीनियस कंज्यूमर इसमें प्रेफरेंसेज हैं इनको इवेल्युएट कर सकते हैं। सिलेक्ट सेगमेंट्स दैट अलाइन विद द फर्म्स कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी, यही अच्छे से मार्केट सेगमेंटेशन को डिफाइन कर रहा है। बाकी ऑप्शंस कहीं से भी उसको डिफाइन नहीं करना है। सी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्स लिमिटेड होल्ड 48% of equity share capital of Y Limited. The remaining shares are widely dispersed among small shareholders. X Limited also has the contractual right to appoint the majority of directors of Y Limited. Under the Companies Act, which of the following correctly describe the relationship between X Limited and Y Limited? Yes. So Y Limited is a subsidiary because control exists through board composition. Because जो एक्स है उसको राइट है कि वो उसके मेजोरिटी डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकता है वाई लिमिटेड के। तो ये यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर रहा है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पार्टनर्स ऑफ एन एलएलपी डाई इन एक्सीडेंट, व्हाट हैपेंस टू द एलएलपी। तो एलएलपी कंपनी की तरह ही होती है, तो ये डिसॉल्व नहीं होती है, इट कंटिन्यूज बिकॉज इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट बिकम्स नो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्यों बनेगी, पार्टनरशिप में क्यों कन्वर्ट होगी भाई। जब कंपनी के फीचर्स है ना एलएलपी में, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह कंटिन्यू करती रहेगी, चाहे कोई भी मरे कोई भी जिए। बी ठीक है यहाँ पे। Just a minute. Next, zero rated supply differs from exempt supply because zero rated supply allow input tax credit and refund। इसलिए जीरो टैक्स सप्लाई और एग्जाम सप्लाई अलग अलग होते हैं। एग्जाम सप्लाई मतलब वहां तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। जीरो रेटेड सप्लाई वहां पे 0% टैक्स है उस पर, लेकिन वो जो आईटीसी है और रिफंड है उसको अलाउ करती है। 20 ठीक है यहाँ पे। Under the provisions relating to the quasi contracts as supply necessarily suitable to the condition in life of L, a lunatic है जो कि there is no valid contract between S and L. In this situation, S is entitled to recover reasonable compensation from the property of L. Yes, property से ले सकता है वो, क्योंकि quasi contract होता है ये। A pharmaceutical company applies for a patent for a new crystalline form of known drug showing better stability with similar therapeutic efficacy. Under the Indian Patent Act, what will be the decision of patent granting authority in this situation? तो आपने कुछ उसमें चेंजेस कर दिए बस, है ना, न्यू क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो नॉन पेटेंटेबल है, ऐसे नहीं है, आपको बिल्कुल न्यू इन्वेंशन होनी चाहिए, तो ये नॉन पेटेंटेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 3D। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज फुली एग्जाम्प्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में बताया गया है, फुली एग्जाम्प्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं, एक मिनट। यस, एडवांस पेमेंट, यहाँ पे सेक्शन की बात कर रहा है ये बेसिकली। तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को आप मिला दो सेक्शन 208 से।
एंड टीडीएस आपका मिल जाएगा सेक्शन 192 से, एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन नंबर 4144, एंड ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ये किससे मैच होगा आपका, सेक्शन 139D। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लबिंग ऑफ इनकम इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड ऑलवेज टैक्सेबल, नो ऐसा नहीं है। अगर वो अपनी सेल्फ किसी उससे कमा रहा है स्किल से, तो वहां पे थोड़ी पेरेंट्स में होती हो तो अलग से वो असेस ही बनेगा। और रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इज ऑलवेज क्लब, तो ऑलवेज वाले वर्ड तो आपके सस्पिशियस हैं, ये गलत है। इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट इज कलेप्ट, यस ये बात बिल्कुल ठीक करा है। विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट अगर आप इनकम ट्रांसफर करते हो वो आपकी क्लब होती है। और जो क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई ओनली टू इंडिविजुअल, नो ऐसा नहीं है, एचयूएफ में भी होते हैं किसी किसी केस में। सी वाला यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और which one of the following will be considered a tax of tax avoidance? So, foreign parent company purchases goods from an Indian subsidiary 1000 per unit while similar goods are sold to an unrelated enterprise। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स अवॉइड करने की बात हो रही है ना। आप 1000 में खरीद रहे हो, 2000 में बेच रहे हो, तो यही वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी केसेस आप देखोगे कहीं पे टैक्स प्लानिंग का दिखेगा आपको, कहीं पे टैक्स एवेजन दिखेगा, तो ए वाला ही टैक्स अवॉइडेंस का बेस्ट एग्जांपल है। मिस्टर राम एक नॉन इंडियन सिटीजन है जो कि पुणे में रहते हैं। ही वेंट टू इटली फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन अगस्त 15 2022 एंड केम बैक टू इंडिया ऑन November 10 2023। ही इज नेवर बीन आउट ऑफ इंडिया इन द पास्ट। तो अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पज से कोई देश छोड़ता है तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाता है, उसी साल उसकी इनकम को हम टैक्स उससे वसूल कर लेते हैं। और व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्टेबल डिडक्शन अवेलेबल अंडर 80TTV? तो 80TTV में है 50,000 मैक्सिमम जो इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स पे, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो चाहे बैंक्स में हो, 50,000 रुपये है ये। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए। किसी क्वेश्चन में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। बाकी यूपी पीजीटी और जितने भी यूजीसी नेट एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चंस काफी हेल्पफुल रहेंगे। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।